एक समय की बात है। एक पति और पत्नी का जोड़ा था। उनका कोई बच्चा नहीं था, पर उन्हें एक बेटी की बहुत इच्छा थी। कुछ दिनों बाद उनको बच्चा होने वाला था। एक दिन उन्हें खिड़की के बाहर एक लेट्यूस गार्डन दिखा। तब से उन्हें वहां से लेट्यूस खाने की इच्छा हुई। पता नहीं कब मैं वो लेट्यूस खा पाऊंगी। उनकी भूख कम होने लगी और तबीयत भी खराब होने लगी। एक दिन उनके पति को बड़ी चिंता हुई और उन्होंने वादा किया कि वो उनके लिए मुट्ठी भर लेट्यूस लेके आएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए लेट्यूस लाऊंगा। लेकिन तुम्हें पता है ना, वो बहुत खतरनाक है। वो घर था एक डायन का और उसके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें थीं, जिस पर कोई चढ़ने की सोच भी नहीं सकता था। वो पूरा जोर लगा के उस दीवार पे चढ़े, गार्डन में गए और उन्होंने मुट्ठी भर लेट्यूस निकाला। उनकी पत्नी ने बड़े शौक से लेट्यूस खाया और बेहतर महसूस करने लगी। पर मुट्ठी भर लेट्यूस से उनका जी नहीं भरा। अगले दिन उनके पति फिर से उस गार्डन में गए, पर इस बार वो डायन वहीं खड़ी थी। इतनी हिम्मत कि मेरे गार्डन में आके मेरा लेट्यूस चुराते हो। तो तुम मुझसे पूछ तो सकते थे ना। मेरी बीवी पेट से है और उसे आपके लेट्यूस बहुत पसंद हैं। माफ कर दूं? तुम्हें तो सजा मिलेगी। अगर मेरी पत्नी ने लेट्यूस नहीं खाया तो बीमार हो जाएगी और बच्चे को परेशानी होगी। प्लीज। तो क्यों ना एक सौदा करें? तुम्हें जितना चाहो यहां से लेट्यूस ले जाओ, पर एक शर्त पर। तुम्हारे बच्चे का जन्म होते ही मुझे दे दोगे। डर के मारे उन्होंने हाँ कह दिया। कुछ दिनों के बाद बच्ची हुई और डायन आके उसे ले गई। उसने उसका नाम रखा रैपुंज़ेल, क्योंकि जो लेट्यूस उसकी मॉम खाती थी उसका नाम भी वही था। उस डायन ने रैपुंज़ेल का बहुत ख्याल रखा। 16 साल के होते होते वो बड़ी सुंदर हो चुकी थी। उसका घर जंगल के बीच में एक बहुत ऊंची इमारत में था और इस इमारत में सीढ़ियां नहीं थी, सिर्फ ऊपर एक खिड़की थी। डायन ने कभी भी इस सुंदरी के बाल नहीं काटे थे। उससे मिलने आती तो नीचे से आवाज देती, रैपुंज़ेल! 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 अपने सोने जैसे बाल तो नीचे करो। तुम्हारी मम्मी हूँ। अपनी खिड़की से रैपुंज़ेल अपने सोने जैसे बाल नीचे करती और उसी के सहारे ये डायन उस पे चढ़ जाती। ये सालों तक चलता रहा। एक दिन उस जंगल में एक प्रिंस आया शिकार करने और उसने एक सुरीली आवाज को सुना, गाना गाते हुए। वाह, कितनी सुरीली आवाज है। उसने सोचा और आवाज की ओर बढ़ता गया। रैपुंज़ेल की इमारत के पास आके उसने बायां देखा, फिर दायां, पर कोई सीढ़ी वीढ़ी नजर ही नहीं आई।
वो आवाज प्रिंस को हर रोज वहां खींच लाती थी, पर ऊपर चढ़ना ही नहीं हो पाया। एक रात इमारत की तरफ जाते हुए उसे नीचे डायन दिखी। रपुंज़ल! 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 अपने सोने जैसे बाल तो नीचे करो, तुम्हारी मम्मी हूँ। अपनी खिड़की से रैपुंज़ेल ने अपने सोने जैसे बाल नीचे करती और उसी के सहारे ये डायन उस पे चढ़ जाती। अगले दिन सूरज ढलते ही प्रिंस वहां गया और आवाज बदल के चिल्लाया, रेपुंज़ल! रेपुंज़ल! अपने सोने जैसे बाल तो नीचे करो, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। अपनी माँ के अलावा पहली बार किसी इंसान को देखा। रैपुंज़ेल थोड़ा डर गई। तुम मम्मी नहीं हो, क्यों आए हो यहाँ? डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हारा गाना सुन के तुम्हारी आवाज से प्यार हो गया। आवाज किसकी है बस यही देखना था। रैपुंज़ेल को प्रिंस की बात अच्छी लगी और अब डर नहीं रही थी वो। कुछ समय तो सब कुछ सही चल रहा था और डायन को कुछ भी भनक नहीं लगी। एक दिन प्रिंस ने रैपुंज़ेल से शादी की बात की। रैपुंज़ेल ने खुशी खुशी हाँ बोला। पर रैपुंज़ेल को नीचे जाने का कोई तरीका नहीं सूझ रहा था। अचानक एक आइडिया आया। हर बार प्रिंस एक कपड़े का टुकड़ा लेके आता था, रैपुंज़ेल उनको जोड़ के एक रस्सी बना रही थी। पर एक दिन रैपुंज़ेल से एक गलती हो गई और उसके मुंह से एक बात निकल गई। मम्मी, आपसे ज्यादा तेज तो प्रिंस चढ़ता है। प्रिंस? कौन प्रिंस? डायन को समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है और वो चिल्लाने लगी। तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हें बाहर की दुनिया से बचाना चाहती थी। डायन ने गुस्से के मारे रैपुंज़ेल के सुंदर सोने जैसे बाल काट दिए। और उसे एक दूर दराज के रेगिस्तान में भेज दिया। उस रात डायन घर पे प्रिंस के आने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर में प्रिंस की आवाज आई। रेपुंज़ल! रेपुंज़ल! अपने सोने जैसे बाल तो नीचे करो, मैं हूँ प्रिंस। डायन ने रैपुंज़ेल के बाल नीचे कर दिए। ऊपर कौन है न जानते हुए प्रिंस चढ़ने लगा। वहां पे रैपुंज़ेल नहीं बल्कि डायन दिखी। वो समझ गया कि कुछ बुरा हुआ है। डायन उसकी तरफ आ रही थी कि प्रिंस घबरा के गिर गया। नीचे कुछ पौधे थे। नीचे कुछ पौधे थे तो प्रिंस बच गया, पर आंखों में कांटे लगने की वजह से वो देख नहीं पा रहा था। बिना देखे प्रिंस जंगल में घूमता रहा, रैपुंज़ेल को ढूंढते हुए। रास्ते में फल भी मिले, तोड़ के खा लिया।
चलते चलते इतनी दूर आ गया कि रेगिस्तान पहुंच गया। और अचानक कुछ हुआ। एक सुरीली आवाज सुनाई दी। वो आवाज वो पहचानता था। वो उस आवाज की तरफ जाने लगा, चिल्लाते हुए। रेपुंजल, रेपुंजल! रैपुंज़ेल ने प्रिंस की आवाज पहचान ली। प्रिंस तुम? वो उसकी तरफ दौड़ने लगी। तुम यहाँ? दोनों कितने खुश हुए। मिलते ही दोनों गले लगे और वो रोने लगी। रैपुंज़ेल के आंसू प्रिंस की आंखों पर गिरे और अचानक एक चमत्कार हुआ और प्रिंस आंखें खोल के देखने लगा। ये देख के रैपुंज़ेल बहुत खुश हुई। दोनों एक साथ प्रिंस के किंगडम गए, जहां लोगों ने उनका स्वागत किया। और दोनों हमेशा खुश रहे। एक समय की बात है, एक बहुत अमीर आदमी था। उनकी 3 बेटियां थीं। उसमें से 2 बहुत ही लालची और मतलबी थीं, पर उनकी तीसरी बेटी के दिल में ढेर सारा प्यार था। एक दिन पिता को खबर मिली कि उनके कुछ जहाज तूफान की वजह से समंदर में डूब गए। उन बेचारे का सब कुछ खत्म हो गया, सिवाय जिस घर में वो रहते थे। दोनों लालची बहन इस बात से जरा परेशान थीं। उस पूरे दिन वो बस बैठे बैठे भला बुरा कह रही थीं। घर का सारा काम ब्यूटी ही कर रही थी। कुछ समय बाद पिताजी को मालूम पड़ा कि उनका एक जहाज समंदर किनारे पहुंच गया है। वे उस तक जाने की तैयारी करने लगे। जाने से पहले उन्होंने अपनी बेटियों से पूछा, आप तीनों के लिए क्या लेकर आना है? ड्रेस, शूज, नेकलेस और ब्रेसलेट्स। और तुम्हारे लिए ब्यूटी? बताओ क्या चाहिए तुम्हें? बस एक गुलाब का फूल डैडी। पिताजी एक लंबा सफर तय कर उस जहाज तक पहुंचे। ना उसमें कोई सामान था, ना ही वो जहाज कोई काम का रह गया था। उदास और थक हार कर वो वापस घर लौटे। अंधेरा होते होते वो एक जंगल में पहुंचे। सुनसान पड़ा था और ठंड भी थी। बर्फ गिर रही थी। कई घंटों तक वो चलते रहे, बर्फ पे ही। आखिर एक जगह उन्हें एक कैसल दिखा जिसमें लाइटें जल रही थीं। वे मदद की उम्मीद में अंदर गए। कुछ अजीब था वो कैसल। सभी तरफ लाइटें ही जल रही थीं। डाइनिंग टेबल पर खाना भी लगा हुआ था और चिमनी भी जल रही थी, मगर इंसान एक भी नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने पुकार भी लगाई, पर कोई जवाब नहीं मिला। कब तक रुकते? भूख जो लगी थी। उन्होंने खाना खाया और फिर एक सुंदर से बेड पे सो गए। जब वो सुबह उठे, उन्हें पहनने के लिए ताजा कपड़े तैयार मिले। नीचे गए तो शानदार ब्रेकफास्ट तैयार था। ये जरूर किसी परी का कैसल होगा, वरना कोई किसी की ऐसे मदद करता है।
वो मिले तो थैंक यू बोलूंगा जरूर। कैसल से निकलते हुए उन्हें गार्डन में गुलाब दिखे। उन्होंने सोचा, मैं अपनी 2 बेटियों के लिए तो कुछ नहीं ले जा रहा हूँ, कम से कम ब्यूटी के लिए तो कुछ ले जाऊं। जैसे ही उन्होंने एक गुलाब तोड़ा, धरती हिलने लगी और हवा तेज हो गई। पेड़ों के बीच से एक राक्षस जैसा दिखने वाला बीस्ट निकल के आया। पिताजी का सर चकराने लगा उसे देख के। मैंने तुम्हें खाना दिया, रहने के लिए जगह दी, कपड़े दिए, और तुम मेरा गुलाब तोड़ते हो? क्या यही शराफत है तुम्हारी? पिताजी उनसे सॉरी कहते रहे और बताया कि वो एक गुलाब अपनी बेटी के लिए ले जाना चाहते थे। तुम्हारे किए के लिए सजा मिलेगी जरूर। मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ कर सकता हूँ। तुम्हारी 3 बेटियां हैं, अगर उनमें से एक यहाँ मेरे साथ रहने लगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। बताओ मुझे, तुम क्या करना चाहते हो? दिल पे बोझ लिए पिताजी घर की ओर जाने लगे। घर पहुंचने पर दोनों मतलबी बहनों ने पिताजी की कहानी सुनी, पर बीस्ट की शर्त को अनसुना कर दिया। ब्यूटी उनसे अलग थी। डैडी, अगर आप कहें तो मैं बीस्ट के पास चली जाती हूँ। दोनों मतलबी बहन खुश हो गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि सारी गलती वैसे भी ब्यूटी की ही थी। उदास और मजबूर पिताजी ब्यूटी को लेके कैसल के लिए निकले। पहुंच के देखा कि सब पहले जैसा ही था। टेबल पे खाना था और कोई नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने खाना खाना शुरू किया था कि बीस्ट वहां पहुंचा। उसे देखते ही ब्यूटी की हालत खराब हो गई, क्योंकि बीस्ट उतना ही भयानक था जितना उसे पिताजी ने बताया था। बीस्ट ने बहुत नम्रता के साथ पूछा, क्या आप यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं? हाँ। तो फिर कल सुबह आपके पिताजी यहाँ से चले जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। ब्यूटी अगली सुबह उठी तो पिताजी जा चुके थे और शानदार ब्रेकफास्ट उसका इंतजार कर रहा था। वो कुछ देर गार्डन में टहल रही थी। गुलाब देखते ही वो उदास हो गई। फिर वो कैसल के अंदर गई। एक दरवाजा गुलाब से भरा था। उसे समझ नहीं आया, वो उसके अंदर गई। बहुत सुंदर तरीके से उस रूम को सजाया गया था। उसमें किताबें, फूल और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे। उसे लगा कि जो इस तरह से रूम को सजा सकता है वो किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता है। फिर उसने एक किताब उठाई। उसमें गोल्डन लेटर्स में लिखा था, साहिबा आपकी ख्वाहिश मेरे लिए हुक्म है। काश मैं डैडी को देख पाती। जैसे ही ब्यूटी ने बोला, एक आईने में उसे पिताजी दिखे। ब्यूटी बहुत खुश हुई। उसके पिताजी उसके सामने जो थे। उसी रात डिनर के समय बीस्ट फिर आया। क्या मैं आपको देख सकता हूँ ब्यूटी? ये कैसल आपका है, मुझे क्यों पूछ रहे हैं आप? नहीं, अब ये सब कुछ आपका है। आप चाहे तो मैं अभी निकल जाऊंगा यहाँ से। ब्यूटी को बहुत अचरज हुआ। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या मैं बहुत बदसूरत हूँ? उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। फिर उसने सर हिला के हामी भरी। तो मुझसे शादी करोगी या नहीं? इस बार ब्यूटी जरा कठोरता से बोल पड़ी, नहीं।
बीस्ट वापस मुड़ के चला गया, उदास, अकेला। हर रोज डिनर के समय बीस्ट ब्यूटी से मिलता था और उसकी काफी देखभाल भी करता था। यूं ही दिन गुजरते गए और ब्यूटी को बीस्ट की आदत सी पड़ गई थी। काश ये जरा खूबसूरत होते। कुछ महीने और गुजरे। अब ब्यूटी को बीस्ट से कोई डर नहीं था, बल्कि उसे वो पसंद आने लगे थे। एक दिन उसे आईने में अपने पिताजी बीमार दिखे। वो बीस्ट के पास गई घर जाने के लिए पूछने, क्योंकि उसे अपने पिताजी की देखभाल करनी थी। बिल्कुल आप जा सकती हैं, पर अगर आप वापस ना आए तो मैं दुख से मर जाऊंगा। मैं 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगी, वादा करती हूँ। बीस्ट ने ब्यूटी को एक अंगूठी दी। उसे अगर वो सोते समय निकाल दे, वो उठेगी सीधा कैसल के अंदर। अगली सुबह वो अपने पिताजी के घर पे थी, अपने पुराने बेड पे जगी। वो अपने डैडी को देखकर बहुत खुश हुई और उसके डैडी की आधी बीमारी भाग गई उससे मिलके। दोपहर को ब्यूटी की बहनें, जिनकी अब शादी हो चुकी थी, पिताजी से मिलने आई। घर में ब्यूटी को देख के उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसे नई उलझन में फंसाने की सोची। उसे यहाँ 1 हफ्ता और ठहरा लेते हैं। बीस्ट गुस्से में आएगा और उसे मार डालेगा। दोनों बहनें ब्यूटी के पास जाके रोने लगे और कहा कि उन्हें अलग अलग नहीं रहना है। ब्यूटी ने फैसला कर लिया कि और हफ्ता वही रहेगी। कुछ दिनों में ही ब्यूटी को बीस्ट की याद आने लगी। एक रात सपने में उसने बीस्ट को अपने गार्डन में बेजान सा पड़ा हुआ देखा। वो एकदम से घबरा के उठी। मैं कितनी मतलबी बन रही हूँ। उसने उसी समय अपनी अंगूठी निकाल के रख दी और अगली सुबह वो बीस्ट के कैसल में उठी। वो दिन भर बीस्ट का रास्ता देखती रही, पर उसकी कोई खबर नहीं थी। घंटों परेशान रही, पर बीस्ट की कोई खबर नहीं थी। एकदम से वो गार्डन में गई। बीस्ट वहीं पड़ा था, बिल्कुल वैसे जैसे सपने में देखा था उसने। ब्यूटी दौड़ के गई उसके पास और उसे गले लगा लिया। बीस्ट का दिल धड़क रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली और कुछ कहा। मुझे लगा आप नहीं आओगे, इसीलिए मरने का इंतजार कर रहा था। तुम मुझसे शादी करोगे? उसी पल कुछ जादू सा होने लगा। कैसल की खूबसूरती दुगनी हो गई। ब्यूटी ने चमकती आंखों से चारों ओर देखा और फिर जब बीस्ट की तरफ पलटती वो, तो वहां एक जवान और सुंदर राजकुमार था। उसे देखते ही ब्यूटी को रोना आ गया। आप कौन हैं? बीस्ट था यहाँ, कहाँ गए वो? राजकुमार उन्हें बोला, मैं ही वो बीस्ट हूँ। एक डायन ने मुझ पे जादू करके मुझे एक भयानक बीस्ट बना दिया था। अगर आप मुझे शादी के लिए नहीं पूछती तो मुझे पूरी जिंदगी बीस्ट बन के गुजारनी पड़ती। ब्यूटी ये सुन के बहुत खुश हुई। सच्चे दिल से उसे सच्चा प्यार जो मिला। ब्यूटी और राजकुमार ने शादी की और हमेशा खुश रहे। बहुत साल पहले दूर एक देश में एक सुंदर और प्यारी सी लड़की थी। उसकी मम्मी के गुजर जाने पर उसके पापा ने एक दूसरी औरत से शादी कर ली।
ये सौतेली माँ तो बुरी ही थी, उनकी दोनों बेटियां भी वैसी ही थी। सौतेली माँ और बहनें उसके साथ बहुत बुरा सलूक करती थी। तुम हमारे साथ नहीं बैठ सकती, बिल्कुल नहीं, कहीं और बैठ। अरे ग्लास टूट गया, जल्दी साफ कर, देख क्या रही है तू। इन दोनों के मौज मस्तियों के दिन थे और इस बेचारी के सर पर सारे काम का बोझ। घर पे सब उसे सिंड्रेला कहते थे। कभी फुर्सत होती तो वो अपनी बिल्ली के साथ बुझते हुए कोयले के पास बैठ के आग जलाकर आग तापती थी। एक दिन उन्हें राजमहल से न्योता आया। प्रिंस की शान में एक बड़ी पार्टी रखी गई है। शादी के लायक सभी लड़कियों को आमंत्रण है। जब सौतेली माँ अपनी बेटियों को तैयार कर रही थी, सिंड्रेला न चाहते भी उनकी मदद कर रही थी। प्रिंस को वहाँ तुम दोनों से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं दिखना चाहिए। मैं क्यों नहीं आ सकती? शादी के लायक सभी लड़कियों को बुलाया है। अच्छा, ये कपड़े पहन के तू पार्टी में जाएगी? पार्टी की शाम सिंड्रेला घर पर अकेली अपने हालात पर रो रही थी। उसी वक्त चिमनी में एक रोशनी नजर आई और उस रोशनी से निकली एक खूबसूरत परी। जो दिख रहा था उसे उस पर भी यकीन नहीं हो रहा था। ये उसकी माँ थी। माँ, हेलो मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम भी राजमहल की पार्टी में जाओगी? सच में? पर कैसे? मैं तुम्हारी मदद करूँगी। जाओ और गार्डन से सबसे बड़ा कद्दू लेके आओ और बिल्ली मौसी तुम 7 चूहे पकड़ कर लाओ। उस परी ने पलक झपकते ही अपने जादू से उस कद्दू को एक शानदार सवारी में बदल दिया। फिर उसने अपनी जादुई छड़ी चूहों की तरफ घुमाई। चूहों में से एक को उसने ड्राइवर बनाया और बाकी 6 चूहे बन गए शानदार घोड़े। जाओ, अब तुम्हारी बारी। मैं तो राजकुमारी लग रही हूँ, पर माँ मुझे नाचना नहीं आता। अगर प्रिंस के साथ डांस करना पड़ा तो? इन जादुई जूतों को पहनकर सबसे अच्छा नाचोगी तुम। तुम्हें प्रिंस के साथ जरूर नाचना होगा, पर एक बात जरूर याद रखना, ये सारा जादू आधी रात तक ही रहेगा। तुम्हें वहाँ से 12 बजे के पहले ही निकलना होगा। पक्का? मैं आ जाऊंगी आधी रात से पहले, प्रॉमिस। आप मुझे फिर से कब मिलोगे मम्मी? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बेटी। जैसे ही हमारी सिंड्रेला राजमहल पहुंचती है, सबके सब उसे देखकर चकाचौंध रह जाते हैं। दोनों सौतेली बहनें उसे पहचान ही नहीं पाई और प्रिंस, वो तो उसकी सुंदरता पर मर मिटा था। महाराज और महारानी भी उसे चाहने लगे थे। प्रिंसेस हो तो ऐसी। प्रिंस से रहा नहीं गया और वो सिंड्रेला के साथ नाचने लगा। क्या सुंदर नाच रही थी वो। उसके पास वो जूते जो थे। सौतेली माँ और बहनें जलन के मारे धुआं धुआं हो रही थी। सिंड्रेला इतनी खुश थी कि उसे वक्त का होश ही नहीं रहा और वो मम्मी को किया हुआ वादा भूल गई। अचानक उसकी नजर घड़ी पर पड़ी। 12 बजने ही वाले थे। प्रिंस को वही खड़ा छोड़कर वो सीढ़ियों से नीचे भाग गई और भागते हुए उसका एक जूता वही छूट गया। पर अब वो उसे जाके उठा भी नहीं सकती थी। प्रिंस उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंचा और वहां उसे मिला सिंड्रेला का जूता।
ये जूता जिनका भी हो उन्हें ढूंढ कर लाइए। दुनिया भर में कहीं भी हो, वह मिलनी चाहिए। सिपाही पूरे राज्य के हर घर में जाकर लड़कियों को जूता पहनाते रहे, पर वो जूता किसी के भी पैर में नहीं आया। आखिर वह पहुंचे सिंड्रेला के घर। दोनों बहनों ने जूता पहनने की बहुत कोशिश की। जरा सा और जोर लगाओ तो आ जाएगा। क्या है ना, मेरी बेटी का पैर सूज गया है काम कर करके। पर वो जूता उन दोनों के पैर में नहीं आया। सिपाहियों को घर पर एक और लड़की नजर आई। घर में एक और लड़की है। जैसे ही सिंड्रेला ने वो जूता पहना, वो उसके पैर में एकदम सही बैठ गया। आप हमारे साथ राजमहल चलिए साहिबा, हमारे प्रिंस को आपका इंतजार है। सिपाही सिंड्रेला को राजमहल ले गए। सिंड्रेला के राजमहल पहुंचने पर प्रिंस ने उसे देखते ही पहचान लिया और वो उसे देखकर बहुत खुश था। प्रिंस ने झुककर सिंड्रेला से पूछा, प्रिंसेस, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? बिना किसी झिझक के सिंड्रेला ने ये रिश्ता मंजूर कर लिया और वो हमेशा खुशी खुशी साथ रहने लगे। पर मेरे जूतों का जादू अब तक कैसे चल रहा है? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बेटी। मैं अब समझी मम्मी, ये सब आपका ही कराया था।